बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। सर वो एक टेस्ट में क्वेश्चन आया था सर, ये सब्सिडरी अगर हो तो वो हो जाती है पब्लिक, अगर कोई कंपनी है उसकी 60% किसी और कंपनी के पास है और वो आगे एक और सब्सिडरी है जो होली ओन्ड है, वो यूएस गवर्नमेंट। सर जी रूल सिंपल ये था कि अगर एक कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास हो जो कि होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो, ये शर्त अगर पूरी हो जाए तो वो पब्लिक कंपनी होगी। जी तो बस ठीक है। अलबत्ता फिर भी अगर आपने सवाल पूछने में 19-20 की है तो इंशाल्लाह कल इसका सलूशन आ जाएगा, उसको देखे ना समझ आएगी तो मैं डिटेल से समझा दूँ। ठीक है। नहीं सर जी, चैप्टर नंबर 1 और 4 आपको मैंने करवा दिया। अगला जो स्टेप था वो था कि आप इसका टेस्ट दें। सर यकीन माने, आप अगर इन 8 दिनों में तवज्जो से टैक्स को टाइम दे दें तो आपका टैक्स कवर हो जाएगा। मेरे पास सबसे ज़्यादा सवाल कल ये आया है कि सर हमने पहले नहीं पढ़ा, या पहले से इतना नहीं पढ़ा, या पहले प्रॉब्लम थी, या पहले फेल हो गए। क्या आप करेंगे तो हो जाएगा? सर मेरे साथ साथ चलें, जिस जिस चीज़ को मैं डिस्कस करा रहा हूँ उसको मार्क करके बहुत अच्छे से करें और कॉन्सेप्ट्स अपने पक्के करें। लेकिन शर्त असल में यह है कि जब आप इसको सीख लें तो फिर इसको तैयार करें। इसको आज के आज, जो आज पढ़ा है उसको आज के आज में तैयार करना है। अगर आप ये अचीव कर लेते हैं, क्योंकि आपको कम से कम इस लेक्चर के बाद 4 से 6 घंटे चाहिए इसको तैयार करने के लिए, और जब आप तैयार करें तो फिर इसका टेस्ट दें, इस साइकिल से गुजर जाएं, इंशाल्लाह ये पेपर आपका पास हो जाएगा। अल्लाह नहीं चाहता। हम अपने तौर पे पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और पूरा बैकअप भी देंगे, टिल द डेट ऑफ एग्जाम बैकअप देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई बच्चा करंटली एनरोल्ड है, यानी हमें इससे फर्क नहीं पड़ा, सर्विस देना है। जी, हर वो बच्चा जो आई कैप का स्टूडेंट है और वो टैक्स पढ़ना चाहता है, हम उसके लिए हाजिर हैं। सिंपल सी बात। आप लोगों का कोई भी सवाल होगा मैं उसको एड्रेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, और व्हाट्सएप पर तो मैंने सब लोगों को बता ही दिया है, बट मैं फिर एक बार ये भी बता दूं जो लोग वीडियो देख रहे हैं, 0322428808। सर जी आपको जो सवाल भी पूछना हो आई कैप की किताब से, मेरी किताब से, आई कैप के पास पेपर, आई कैप की रिवीजन किट, या कोई कॉन्सेप्ट किसी किताब से भी मैं हाजिर हूं। हाँ, किसी दूसरी किताब से बाज़ औक़ात किसी दूसरे बंदे ने जो सवाल खुद बनाया हुआ है उसको डिस्कस करना बाज़ औक़ात थोड़ा सा ऑड हो जाता है कि यार आप आधा घंटा मेहनत करते हो, पता चलता है कि किसी ने वो सवाल ही गलत बनाया हुआ है, या 98 का पास पेपर पूछ रहे हैं कि सर इसके अंदर क्या हुआ था। तो मैं पूछता हूँ भाई आप पैदा कब हुए हैं? कहते हैं 2004 में। तो मैंने कहा यार बस अपने पैदा होने तक काफ़ी है। मैं वैसे आइडली ये मानता हूं कि 10 साल के पास पेपर बहुत होते हैं, 20 पास पेपर्स बहुत होते हैं। असल में टैक्स होता है हर बार चेंज, तो जब टैक्स का लॉ चेंज होता है फिर सवाल को भी चेंज करते हैं। वो बेचारा चेंज होता 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 काफ़ी बिगड़ गया होता है सवाल, जो 20 साल पुराना सवाल है या 25 साल पुराना सवाल है। इसलिए बाज़ वक़्त मैं डिस्करेज करता हूँ। आमतौर पे देखिए कॉन्सेप्ट सीखा है उससे रिलेटेड ऐसी एग्जाम्पल और सवाल करें जो आपके उस कॉन्सेप्ट को पक्का करें। एक तो पहले आपको आ नहीं रहा, दूसरा जब आप करने लगे हैं तो ऐसा सवाल पकड़ लिया जिसने उल्टा आपको कंफ्यूज कर दिए। अब जो सीखा है कॉन्सेप्ट उसके बारे में भी डाउट में है कि पता नहीं वो सही था ये सवाल सही है, ये इसका सोल्यूशन ठीक। ऐसे मत करें। मैंने आपको पूरा एक स्कोप बता दिया कि भाई आई कैप की किताब, मेरी किताब, आई कैप के पिछले 10 साल के पास पेपर, आई कैप की रिवीजन किट, जहाँ से जो सवाल पूछना है इतना ही आसान है कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि उस्ताद आज बच्चे की जेब में है, तस्वीर उतारें व्हाट्सएप कर दें कि सर इसका जवाब दे दें।
मेरे पास मेरा ख्याल है कल से लेके अब तक शायद हंड्रेड्स में व्हाट्सएप आए हूँ, मैक्सिमम का मैं जवाब दे दिए, कुछ रहते हैं इंशाल्लाह वो भी मैं दे देता हूँ। मैं जब ऑनलाइन होता हूँ तो बच्चे दोनों हाथों से मैसेज करने लग जाते हैं स्पीड से। मैंने देखा कि ऑनलाइन जब मैं होता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सवाल उसी वक्त ही आने लग जाते हैं। फिर मैं सोचता हूँ अच्छा जिसने अभी सवाल किया उसको एड्रेस कर दूँ, तो एट टाइम्स कुछ रह जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरे प्लान में होता है कि विद इन 24 आवर्स मैंने उन सारी क्यूरीज को क्लियर करना है। ठीक हो गया सर जी। अच्छा जी, आते हैं काम की बात की तरफ। सर जी चैप्टर नंबर 5 सैलरी एक ऐसा चैप्टर है जो पिछले 10 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसमें से सवाल ना आया हो। इसका मतलब है कि ये बताने की जरूरत तो नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, और कल की शीट देने के बाद तो आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस की समझ आ गई है। और सैलरी के चैप्टर में जितने मार्क्स लिखे हुए हैं वो सारे नहीं है, चूंकि नीचे न्यूमेरिकल वाली एक लाइन भी है। ठीक हो गया, वो भी है। लो सर क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 सॉरी, सैलरी। सैलरी क्या है सर जी? सैलरी जो पैसा एम्प्लॉय ने वसूल किया है एम्प्लॉयर से, चाहे वो पे हो, ओवर टाइम हो, फी हो, वेज, बोनस, ग्रेजुटी, लीव पे, कमीशन और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। इसमें जहां पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को, पे और वेज में क्या फर्क है? पे महीने बाद मिलती है, वेज रोज के रोज या हफ्ते के हफ्ते मिल जाती है। कमीशन के बारे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चों अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कमीशन दे रहा हो, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कमीशन दे रहा हो तो वो सैलरी के ऐड में आती है। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, ये क्या होता है? आप काम कर रहे हैं और एक मुश्किल काम करने के ज्यादा पैसे ले रहे हैं, वो जो हालात मुश्किल होने, कंडीशन मुश्किल होने की वजह से इजाफी पैसे लिए जाएं, उसे वर्क कंडीशन सप्लीमेंट कहा जाता है। सर जी उसके बाद अगला पॉइंट आया बेनिफिट्स। दो तरह के हैं, एक को कहते हैं परक्विजिट और एक को कहते हैं अलाउंस। परक्विजिट क्या है? सहूलत। अलाउंस क्या है? पैसा, सहूलत के लिए पैसा। तो भाई अगर आप परक्विजिट दे रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को परक्विजिट दे रहा है, एम्प्लॉय जो फायदा उठा रहा है वो उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। मिसाल लीजिए, अब ये भी परक्विजिट दो तरह के हैं। मेरे एम्प्लॉय ने मुझे कहा तुम्हारा जितना बिजली का बिल आएगा मैं दूंगा। बिजली का बिल आया 75,000 रुपये, मेरे एम्प्लॉयर ने पे किया, तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कितने का फायदा दिया? 75,000 का, इनकम में शामिल करेंगे टैक्स कर। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कहा तुम इलाज कराओ, तुम्हारा जितना खर्चा होगा मैं पे करूंगा। मैंने इलाज कराया, खर्चा आ गया 2.5 लाख रुपए, मैंने बिल एम्प्लॉयर को दिए, एम्प्लॉयर ने मुझे 2.5 लाख दे दिया। ये जो 2.5 लाख रुपया है ये बेसिकली तो उन्होंने मुझे सहूलत दी थी सेहत की, उसके वाले से पैसे दिए हैं, ये मेरी इनकम में शामिल होगा। अच्छा कुछ केसेस में तो ये कन्वर्टेबल इनटू मनी होता है, जैसे यूटिलिटी या मेडिकल फैसिलिटी, और कुछ केसेस में ये कन्वर्टेबल इनटू मनी नहीं होता। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे रिहाइश दे दी, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे गाड़ी दे दी। आप मेरा पॉइंट पिक करें, ये रिहाइश दे दी, कितना फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बिजली का बिल 75,000 है तो फिर तो क्लियर है ना 75,000 का फायदा दिया, यस और नो? सर जी हाँ, अगर कन्वेंस मिली है, अगर सवारी मिली है, अगर रिहाइश मिली है, तो देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं? वैल्यूएशन मेथड एंड टैक्स के रूल है, उसके मुताबिक इसको डिटरमिन करते हैं परक्विजिट को। परक्विजिट दो तरह का है, एक केस में आपको सहूलत दी और सहूलत के लिए पैसा दिया, और एक केस में आपको सहूलत दी और पैसा नहीं दिया बल्कि फायदा दिया है। आपने उस फायदे को कैलकुलेट करना है कि कितना है। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में उसकी कैलकुलेशन भी सिखा दूंगा। अच्छा परक्विजिट में ये वाली बातें आ गई। अलाउंस, अलाउंस में वो आपको सहूलत नहीं दे रहा, पैसा ही दे रहा है,
और मैं अक्सर ये बात समझाने के लिए एक एग्जांपल पिच करता होता हूँ कि यार हम जब स्कूल जाते थे तो दो तरह के बच्चे थे। एक बच्चा लंच बॉक्स लेके आता और एक बच्चा पैसे लेके आता और कैंटीन से चीजें लेता है। जी पॉज कीजिएगा। एक बच्चा लंच बॉक्स लेके आता है, सर जो घर वाले उसको पराठा चार जो भी उसको अंडा डबर रोटी देते हैं, ये सहूलत है नाश्ते की। और कुछ बच्चे उसको क्या कहते हैं, कुछ माँ बाप जो हैं वो 50 रुपए दे देते हैं, वो बच्चा कैंटीन से ही लेस खा ले या नान टिक्की कुछ भी खा ले बाहर से। अच्छा, एक पेरेंट जो है वो क्या दे रहे हैं, एक जो लंच बॉक्स दे रहे हैं वो सहूलत दे रहे हैं नाश्ते की, और जो पैसा दे रहे हैं वो सहूलत नहीं है बल्कि वो पैसा है। सहूलत नाश्ता करने के लिए पैसा दे रहे हैं। अच्छा, एसबीआई वाले के हम तुम्हें 60,000 रुपये महीने का देते हैं, जाके अपनी मर्जी से किराए पर जगह लेकर रह लो, ये अलाउंस है। और अगर एसबीआई कहेंगे पीछे 66 नंबर घर है, ये आपको हमने ऊपर वाला पोर्शन दे दिया, वहां पे जाके रह लें। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? एसबीआई वाले के बिजली पानी गैस का जितना बिल आएगा हम देंगे, ये परक्विजिट है। एसबीआई वाले के सर 25,000 रुपया बिजली पानी गैस का हम देंगे, बिल जो है वो आप नहीं देना, हम महीने का 25,000 फिक्स देंगे, ये क्या है? यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? अलाउंस और परक्विजिट की सेंस डेवलप हो रही है। सर जी बेनिफिट चाहे परक्विजिट मिल रहा है चाहे अलाउंस मिल रहा है, जो कीमती बात है वो है कि देखे काम करने के लिए मिल रहा है या काम करने के बदले में मिल रहा है। अगर ये बेनिफिट काम करने के लिए मिल रहा है तो ये इनकम में शामिल होगा या नहीं होगा? सर अगर ये बेनिफिट काम करने के लिए मिल रहा है तो इनकम में शामिल। सर एसबीआई वालों ने मुझे ये लैपटॉप दिए ताकि मैं आपको पढ़ाऊं, सर ये लैपटॉप मुझे काम करने के लिए मिला है, ये लैपटॉप मुझे काम करने के लिए मिला है, ये मेरी इनकम में शामिल। एसबीआई वालों ने मुझे मोबाइल दिया है ताकि मैं बच्चों के व्हाट्सएप का जवाब दूं, काम करने के लिए मिला है, मेरी इनकम में शामिल नहीं होगा। एसबीआई वालों ने मुझे टैब दिया है जिस पर मैं अक्सर फ्री बैठा हूं, स्टाफ रूम में गेम खेलता हूं, अपने ऑफिस में गेम खेल लेता हूं, ये काम करने के लिए नहीं है, ये किस लिए है? काम करने के बदले में है। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? जो काम करने के लिए दिया जाए वो इनकम नहीं है, जो काम करने के बदले में दिया जाए वो इनकम है। अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है या फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है? क्योंकि फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, जो अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है वो टैक्सेबल होगा। अगर एसबीआई वालों ने मुझे कहा है कि आप इस्लामाबाद में जाकर 4 दिन रिवीजन क्लासेस करवा दें, इस्लामाबाद में जाके 4 दिन की रिवीजन क्लासेस करवा दें, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस्लामाबाद में जाके 4 दिन की रिवीजन क्लासेस करवा दी जाए और एसबीआई वाले मुझे जाने का भी 2,000 दे रहे हैं और आने का भी 2,000 दे रहे हैं, तो क्या ये 4,000 रुपये मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? काम करने के लिए दे रहे हैं ना। और अगर एसबीआई वाले कहते हैं कि आप इस्लामाबाद घूमने चले जाएं और फिर जाने आने का 2,000 जाने का दे रहे हैं, 2,000 आने का दे रहे हैं, ये इनकम में शामिल होगा, चूंकि ये काम करने के लिए नहीं। सर ये चीज हमेशा ध्यान में रखें, ये जरूर देखना काम करने के लिए दिया जा रहा है बेनिफिट या काम करने के बदले में दिया जा रहा है, चाहे सहूलत हो चाहे अलाउंस हो। गाड़ी दफ्तर से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दी जा रही है तो ये काम करने के लिए बेनिफिट मिल रहा है, इनकम में शामिल नहीं होगा। काम करने के बदले में मिल रहा होगा तो इनकम में शामिल होगा। सर जी अगली बात जो काम की है वो है कि यार एक तरफ तो आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, रीइंबर्समेंट का एक कॉन्सेप्ट है। रीइंबर्समेंट क्या होता है? बिल देकर पैसे लेना, पैसे वापस लेना, इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट के बारे में भी यही है कि आपने जो खर्चा किया अगर वो काम करने के लिए था तो इनकम में शामिल नहीं होगा, काम करने के बदले में था तो इनकम में शामिल होगा।
अच्छा जी, अब जरा अगली बात, अगली डिस्कशन जो है वो ये है कि सर अगर एसबीआई वाले मुझे, मैं दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा था, एसबीआई वालों ने कहा कि आप हमारे पास आ जाएं और पढ़ाएं, और उन्होंने, मैंने जब एसबीआई ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे 10 लाख पे किया। ये जो 10 लाख एसबीआई ज्वाइन करने के बदले में पे किया, ये मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। केस नंबर 2, एसबीआई वालों ने कहा आपने फिजिकल भी पढ़ाना है, ऑनलाइन भी पढ़ाना है और लाइव भी पढ़ाना है। मैंने कहा भाई मैं फिजिकल और ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मैं लाइव नहीं पढ़ाता। उन्होंने कहा सर आप लाइव भी पढ़ाएं, हम आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। ये जो 2 लाख मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं एसबीआई के किसी शर्त को मानने के, ये भी मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। एसबीआई वालों ने कहा सर जी अब नया सब्जेक्ट आया है डाटा सिस्टम एंड बिजनेस रिस्क, ये आपने पढ़ाना है। मैंने कहा भाई मैं टैक्स और ऑडिट पढ़ा रहा हूं, बस इतना काफी। उन्होंने कहा नहीं सर ये सब्जेक्ट आप पढ़ाएं, हम आपको 4 लाख एक्स्ट्रा पे करेंगे। मैं कहा चलो अगर वो कह रहे हैं, इसरार कर रहे हैं। अब ये जो उन्होंने मुझे नया सब्जेक्ट दिया और उसके बदले में नए पैसे दे रहे हैं, ये क्या है? ये मेरी इनकम में शामिल है। एसबीआई वालों ने एक शर्त अगली बड़ी अहम लगाई है, सर जी अगर आप एसबीआई में पढ़ाएंगे तो कहीं और नहीं पढ़ाएंगे। अब मैं किसी और सीए इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ा सकता, मैं सिर्फ एसबीआई में पढ़ाऊंगा। मैंने कहा भाई मैं तो और भी जगहों पे पढ़ाता हूं। उन्होंने कहा अब आपने और कहीं नहीं पढ़ाना, इसके बदले हम आपको 2 लाख और देंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? ये जो 2 लाख, इससे पहले जितनी शर्तें थी मैं काम करने के पैसे ले रहा था, लेकिन ये पहली शर्त है मैं काम ना करने के पैसे ले रहा हूं, यानी मैं ना पढ़ाने के बदले में पैसे ले रहा हूं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये जितनी भी चीजें हैं ये मेरी इनकम में शामिल होंगी। जो भी बेनिफिट मेरा एम्प्लॉयर मुझे देगा वो मेरी इनकम में शामिल होगा। किसी चीज से मेरा एम्प्लॉयर रोकेगा और मुझे फायदा देगा, वो भी मेरी इनकम में शामिल होगा। मैं रिटायर होऊंगा, मेरा एम्प्लॉयर मुझे जो पैसे देगा वो भी मेरी इनकम में शामिल होगा। अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे निकाल देता है, एसबीआई वाले सारे बच्चे एप्लीकेशन लिख देते हैं और कह देते हैं कि सर जी हमें इनकी कुछ समझ नहीं आ रही, और वो कहते हैं कि सर सॉरी अब आप कल से ना आए। मैं कहता हूँ भाई ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहते हैं सर हम आपको 20 लाख देंगे, आप कल से ना आए। मैं कहता हूँ अच्छा जी, 20 लाख के बदले मुझे उन्होंने टर्मिनेट कर दिया और 20 लाख रुपए मुझे अदा किए। ये जो टर्मिनेट करने पर पैसे मिले हैं ये भी मेरी इनकम में शामिल होंगे। सर गर्ज ये के प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट पे जो पैसे मिले हैं वो भी मेरी इनकम में शामिल होंगे। पेंशन और एन्युटी, पेंशन और एन्युटी में क्या फर्क होता है? एन्युटी में कितने अरसे तक पैसे मिलने हैं ये फिक्स है, पेंशन में कितने अरसे तक पैसे मिलने हैं ये फिक्स नहीं है। बहरहाल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेंशन या एन्युटी जो भी दे उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स दे वो भी उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स अदा करे वो भी उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सर जी एम्प्लॉयर कौन है? जो नौकरी पे रखता है। एम्प्लॉय कौन है? जो नौकरी करता है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? सर जी एम्प्लॉयमेंट क्या है? 3 चीजें। आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो भी एम्प्लॉई हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं तो भी एम्प्लॉई हैं, आपको फिक्स सैलरी मिल रही है तो भी एम्प्लॉई हैं। फिक्स पैसे मिलना भी इस बात की दलील है कि आप एम्प्लॉई हैं। सर जी अगला पॉइंट आ गया, सैलरी पे टैक्स किस तरह लगता है? सैलरी पे रिसीट बेसिस पे टैक्स लगता है। बेटे आपको स्क्रीन से ही नजर आ रही? सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स लगता है। सर क्या समझा जाएगा? मैंने सैलरी कब वसूल की? जब मैं एसबीआई के अकाउंट्स ऑफिस गया और मैंने चेक लिया, समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल की। जब मैंने अकाउंट्स ऑफिस में फोन करके अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई आ रहा है, मेरा सैलरी का चेक उसे दे दें, जब मेरे भाई ने सैलरी का चेक वसूल किया समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली। तीसरी बात, जब एसबीआई वालों का फोन आएगा अस्सलाम वालेकुम सर आपका सैलरी का चेक आ गया, आगे रिसीव कर लें, समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल।
3 बातें क्लियर हो गई। चौथी बात सुनना भाईजान, अगर सैलरी थी 1 लाख और एसबीआई वालों ने 10,000 टैक्स काट के मुझे 90,000 रुपए पे किए, तो क्या समझा जाएगा मैंने कितने पैसे वसूल किए? 1 लाख। ये जो 10,000 रुपए अंडर लॉ, ये जो 10,000 रुपए अप्लाइड अंडर एनी लॉ किया है, लॉ के तहत जो पैसे काटे हैं, वो भी समझा जाएगा मैंने वसूल किए हैं। सर जी ये चारों बातें समझ आ गई, ये कल भी बताई थी। डन सर जी। अब आगे चलता हूं। सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है। एक बंदा, उसकी सैलरी 1 लाख थी, 8 माह की सैलरी उसने वसूल की है और 4 माह की सैलरी उसने अभी वसूल नहीं की। अच्छा कमाए कितने हैं? कमाए एक्रू कितने हुए हैं, यानी कमाए कितने हैं? 12 लाख। सर जी आसान बात यह है, 2 तरह की बेसिस होती हैं काउंटिंग की, एक एक्रूअल बेसिस और एक रिसीट बेसिस। एक्रूअल का मतलब होता है कमाए कितने हैं, रिसीट का मतलब होता है वसूल कितने की हैं। सर जी 8 लाख की सैलरी, 8 माह की सैलरी मिल गई थी, 4 माह की सैलरी नहीं मिली, कमाए तो पूरे 12 लाख है, लेकिन वसूल कितने किए हैं? सर टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा? 8 लाख पे, जितने वसूल किए उस पे टैक्स लगेगा। अच्छा दूसरे केस में देखिए, 12 माह की सैलरी वसूल किया और पिछले 4 माह की भी वसूल की है। अब कमाए कितने हैं? 12 लाख। वसूल कितने किए हैं? टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा? यहां तक ये कॉन्सेप्ट ज़हन में आ गया। अब जरा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आओ, जुमला ध्यान से सुनना। अगर पिछले सालों की सैलरी इस साल में मिलने की वजह से मुझ पर हायर रेट पर टैक्स लग गया है, अगर पिछले सालों की सैलरी इस साल मिलने की वजह से मुझ पर हायर रेट पर टैक्स लग गया है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो मैं अपनी सैलरी को रिसीट बेस पर टैक्स ना करूं बल्कि एक्रूअल बेस पर टैक्स करूं। समझ आ गया? एक बार फिर बोलता हूं ताकि हाजमा ठीक हो जाए आप लोगों का। अगर पिछले सालों की सैलरी इस साल वसूल होने की वजह से मुझ पर हायर रेट पर, सर जी जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो टैक्स रेट ज्यादा लगेगा, यस और नो? अब आपने पढ़ा हुआ है तो मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि अगर मेरी सैलरी, पिछले सालों की सैलरी इस साल वसूल की है, रिसीट अमाउंट ज्यादा हो गई है, रिसीट अमाउंट ज्यादा होने से स्लैब रेट अगला लग गया है, तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा, यस और नो? पिछले सालों की सैलरी इस साल मिलने की वजह से मुझ पर हायर रेट पर टैक्स लग रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक्रूअल बेसिस पर टैक्स लागू कर सकता हूं। अच्छा अब ये जरा देखिएगा, अगर मैं इसको एक्रूअल पर लेके जाऊं तो 2024 में कितना टैक्स लगना था? 12 लाख पे 30,000। 2025 पे कितना टैक्स लगना था? 12 लाख पे 30,000। लेकिन 2025 में मुझे पिछले सालों की सैलरी वसूल होने की वजह से कितना टैक्स लग गया था? 90,000। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? पिछले सालों की सैलरी इस साल मिलने की वजह से स्लैब रेट बड़ा लग गया था, स्लैब रेट बड़ा लगने से टैक्स ज्यादा लग गया था। अगर टैक्स ज्यादा लग रहा है तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूं? अपनी सैलरी को एक्रूअल बेस पर टैक्स कर सकता हूं, अपनी सैलरी को एक्रूअल बेस पर टैक्स कर सकता हूं। पिछले सालों में जाके भी ठीक करेंगे? पिछले सालों में भी जाके ठीक करेंगे? द आंसर इज नो। हम अगले साल की एडजस्टमेंट करेंगे। आपके पास पेपर किताब का क्वेश्चन नंबर 6 है और एग्जाम्पल E3 है जो कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एग्जाम्पल E3 है, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। Deduction not allowed. Deduction not allowed. In computing the income under the head salary, no deduction shall be allowed for सर इनकम फ्रॉम सैलरी में से कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत, इनकम फ्रॉम सैलरी में से कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होती। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
सर जी अगर किसी बंदे को नौकरी से निकाल दिया जाए, अब इसमें भी नौयत है, जरा ध्यान से समझो। सर जी एक बंदा है वो चोरी करता पकड़ा गया, उसको नौकरी से निकाल दिया, तो जाते जाते उसे कहेंगे ये 20 लाख साथ लेते जाओ, वो कहेंगे शुक्र करो हमने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारे, बाद निकल जाओ। ऐसा ही है ना। हाँ अगर मैंने एक इदारा शुरू किया था और मैंने एक बंदे को कहा भाई आप हमारे साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें, 6 माह बाद ही मुझे समझ आ गई कि यार मैं ये इदारा चला नहीं सकूंगा, मैंने उस बंदे को कहा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। वो कहता है भाई माजरत कोई नहीं है, मैं तो दूसरी जगह जॉब छोड़ के आया हूँ, आप मुझे अब क्या करें, आप मुझे नौकरी से टर्मिनेट करें तो मुझे उसकी कॉम्पनसेशन दें। नौकरी से निकालने के बदले में जो पैसा दिया जाता है उसको टर्मिनेशन बेनिफिट कहते हैं। इसी का एक नाम गोल्डन हैंडशेक है, इसी का एक नाम एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी है, एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी है। तो भाई जब किसी बंदे को गोल्डन हैंडशेक मिलेगा, एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलेगा, तो उसका क्या होगा? सर जी ये गोल्डन हैंडशेक या एक्स ग्रेशिया पेमेंट जिस बंदे को मिलेगा उसकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। अच्छा अब अगला सवाल ये कि सर टर्मिनेशन बेनिफिट मिल गया, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी? तो भैया हमने जब कल आपको सेपरेट ब्लॉक आइटम पढ़ाया था तो उसमें आपको 6 बातें पढ़ाई थी, याद है? उसमें सबसे पहली बात क्या थी? टर्मिनेशन बेनिफिट। सर जी टर्मिनेशन बेनिफिट को सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा यही गोल्डन हैंडशेक है, आपकी मर्जी है, आप इसको सेपरेट ब्लॉक आइटम पे के तौर पे ट्रीट करें या एनटीआर के तौर पे ट्रीट करें। सर जी अगर आप टर्मिनेशन बेनिफिट को एनटीआर के तौर पे ट्रीट करेंगे तो क्या करेंगे? ये टर्मिनेशन बेनिफिट अंडर द हेड सैलरी आएगा, टोटल इनकम में शामिल होगा, टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा, टैक्स रेट लग जाएगा सिंपल स्लैब रेट के मुताबिक। लेकिन अगर आप टर्मिनेशन बेनिफिट को सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करेंगे तो ये अंडर द हेड सैलरी तो आएगा, टोटल इनकम में तो शामिल होगा लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल, और रेट क्या लगेगा? सेपरेट रेट। सेपरेट ब्लॉक आइटम का मतलब होता है सेपरेट रेट लगेगा। जब हम ये बात कह रहे हैं कि सेपरेट रेट लगेगा तो आपने पूछना है सर जी सेपरेट ब्लॉक आइटम पे तो सेपरेट रेट लगता है, वो कितना होगा? सर उसने बताया हुआ है पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम, पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम। ये टर्मिनेशन बेनिफिट की टोटल डिस्कशन थी। आप की किताब का पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल कौन सी है जरा बताइएगा? E2, एग्जाम्पल E2 और पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1। सर जी ये मैं आपको रेफर इसलिए कर रहा हूं कि खाली बैठ के एंजॉय करने का फायदा नहीं होना, मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं। ये वाले कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का असल फायदा कब है? जब आप घर जाके ये वाले 2 सवाल करेंगे, तभी मैंने आपसे अर्ज की कि आपको इस क्लास के बाद 4 से 6 घंटे की वर्किंग दरकार है। लेकिन अगर आप ये आज की आज कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये वाले चैप्टर आपकी ग्रिप में आ जाएंगे। फिर ये वाले चैप्टर एक बार आपकी ग्रिप में आ जाए तो फिर उसके बाद जब मॉक होगा तो उस वक्त एक बार तैयारी करके पेपर देना मॉक, और फिर उसके बाद जब पेपर होगा उससे पहले तैयारी करना, इंशाल्लाह ये सफिशिएंट हो जाएगा। एक बार इन दिनों में डिटेल से पढ़ लो एक बार, और मैं आपको सारी डिटेलिंग साथ साथ बता भी रहूंगा। सर जी रिलीफ वेयर सैलरी रिसीव्ड इन एरियर ये आपको बता चुका हूं। सर जी कब समझा जाएगा कि परक्विजिट या बेनिफिट वसूल कर लिया है? सर जी 9 बातें और बड़ी आसान है। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट दे दे, जब एम्प्लॉयर का एसोसिएट एम्प्लॉय को बेनिफिट दे दे, जब थर्ड पर्सन एम्प्लॉयर के कहने पर बेनिफिट दे दे, और जब थर्ड पर्सन एम्प्लॉयर के एसोसिएट के कहने पर बेनिफिट। एग्जांपल लीजिए, एसबीआई वालों ने मुझे गाड़ी दी, कब समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल कर लिया? जब सर आतिफ ने मुझे गाड़ी दी, जब एम्प्लॉयर ने मुझे गाड़ी दी, जब सर जवाद ने मुझे गाड़ी दी यानी एम्प्लॉयर के एसोसिएट ने मुझे गाड़ी दी, जब शोरूम वाले ने सर आतिफ के कहने पर मुझे गाड़ी दी, जब शोरूम वाले ने सर जवाद के कहने पर मुझे गाड़ी की चाबी दी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है?
यानी 4 बातें, एम्प्लॉयर दे दे बेनिफिट, एम्प्लॉयर का एसोसिएट दे दे, थर्ड पर्सन एम्प्लॉयर के कहने पर दे दे, थर्ड पर्सन एम्प्लॉयर के। अगली 4 सुनो, कब समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल कर ली और गाड़ी का बेनिफिट मुझे मिल गया और अब उसकी इनकम मेरी टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी? जब मैं गाड़ी की चाबी वसूल करूंगा, जब मेरा भाई गाड़ी की चाबी वसूल करेगा, जब ड्राइवर मेरे कहने पर गाड़ी की चाबी वसूल करेगा, जब ड्राइवर मेरे भाई के कहने पर गाड़ी की चाबी वसूल करेगा। यानी जब एम्प्लॉय रिसीव करे, जब एम्प्लॉय का एसोसिएट रिसीव करे, जब थर्ड पर्सन एम्प्लॉय के कहने पर रिसीव करे, या थर्ड पर्सन एम्प्लॉय के एसोसिएट। और सर समझ आ रही है? पास्ट या प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉयर होता है, पास्ट या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉयर होता है। पास्ट एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉयर ही समझा जाता है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉयर ही समझा जाता है। सर जी, परक्विजिट्स की बातें आपके साथ करनी है अब खुल के। सबसे पहले आ गया कन्वेंस, सबसे पहले आ गया कन्वेंस। कन्वेंस की बात करूं तो अगर एसबीआई वालों ने मुझे गाड़ी दी है तो सबसे पहले यह देखा जाएगा गाड़ी किस मकसद के लिए दी है। क्या ऑफिशियल पर्पस के लिए दी है? ऑफिशियल और पर्सनल दोनों है या सिर्फ पर्सनल है? ऑफिशियल पर्पस है, ऑफिशियल और पर्सनल दोनों है या सिर्फ पर्सनल है? जी, इसका क्या मतलब? सर जी, अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए गाड़ी दी है तो फिर कुछ भी टैक्स नहीं देंगे। एसबीआई वालों ने मुझे गाड़ी दी है और कहा है कि सर इस एक कैंपस से दूसरे कैंपस पे आप गाड़ी पे जाया करें। मैं एक कैंपस से दूसरे कैंपस गाड़ी पे आया, दूसरे कैंपस से पहले कैंपस फिर गाड़ी पे आया, गाड़ी दफ्तर में खड़ी हो गई, घर में वापस रिक्शे भी जा रहा हूं। इसका मतलब है जो गाड़ी मुझे दी गई वो प्योरली ऑफिशियल पर्पस के लिए। दूसरा गया बहुत ऑफिशियल और पर्सनल। गाड़ी मुझे मिली है, मैं एक कैंपस से दूसरे कैंपस भी गाड़ी पे जाता हूँ, घर गाड़ी पे जाता हूँ, बच्चों को घुमाने के लिए जो लेके जाता हूँ उसी गाड़ी पे जाता हूँ। इसका मतलब है बहुत ऑफिशियल और एक केस है कि मुझे 2 गाड़ियां मिली हुई हैं। एक गाड़ी घर ही रहती है, ड्राइवर और गाड़ी घर ही है। घर वालों ने कहीं जाना हो, बच्चों ने स्कूल जाना है, सपारे पे जाना है, तो बच्चों ने उस गाड़ी पर ही जाना है। ये वाली गाड़ी दफ्तर ने दी हुई, लेकिन ये प्योरली मेरे जाती इस्तेमाल में है, ये मैं दफ्तर के काम के लिए भी इस्तेमाल नहीं करता, वो थी पर्सनल। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये तीनों सर जी, अब ये तीनों सिचुएशंस हैं। ऑफिशियल के केस में तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, बहुत ऑफिशियल और पर्सनल हो तो 5%, सिर्फ पर्सनल हो तो 10%। लेकिन किसका डिपेंड करता है? गाड़ी कंपनी की अपनी है या गाड़ी किस्तों पे ली हुई है? क्योंकि अगर गाड़ी कंपनी की अपनी है तो कॉस्ट का 5%, और अगर गाड़ी किस्तों पे ली हुई है तो फेयर मार्केट वैल्यू कुछ नहीं होता। फेयर मार्केट वैल्यू के साथ लाजमी है कि आइडेंटिफाई करें कब की फेयर मार्केट वैल्यू। कंबल की फेयर मार्केट वैल्यू सर्दियों में और होती है, गर्मियों में और होती है, ऐसा ही है ना सर? इसी तरह ही फेयर मार्केट वैल्यू के साथ जरूर पढ़े ध्यान से। खाली फेयर मार्केट वैल्यू पढ़ के आप खुश हो जाते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू, ना, फेयर मार्केट वैल्यू को पूरा पढ़े। फेयर मार्केट वैल्यू कब की? एट द स्टार्ट ऑफ। सर जी, पर्सनल है तो 10% कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या है? ऑफिशियल के केस में 12/12, बहुत ऑफिशियल और पर्सनल के केस में सर जी, यार मैं ये क्यों बता रहा हूं, ड्यूरेशन है कितना अरसा आपके पास रही। अगर पूरा साल आपके पास रही तो 12/12, अगर 6 माह आपके पास रही तो 6/12, अगर 3 माह आपके पास रही तो। और यार इसका ऑफिशियल पर्सनल से ताल्लुक नहीं है, ये तो सिर्फ ये बताया हुआ है कि ये ड्यूरेशन भी देखनी होती है। तो कन्वेंस में ये सारी बातें, एक बड़ा कीमती कॉन्सेप्ट है कन्वेंस में, वो बताऊं और कन्वेंस की बातें खत्म। यार गाड़ी का मोबाइल ऑयल चेंज कराना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है या एम्प्लॉय की जिम्मेदारी? सर असल में एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉय को जो गाड़ी देता है ना वो मेंटेन्ड कार होती है। गाड़ी की रिपेयर, गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी का ऑयल, ये सारी चीजें जो हैं
ये चेंज कराना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। अब जो बात समझने वाली है वो ये है कि अगर आपको सवाल में कहा जाता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10,000 रुपया दिया ऑयल चेंज कराने के लिए, तो क्या ये 10,000 रुपये एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? द आंसर इज नो। क्यों? ओ भाई 5 या 10% ले तो लिया है, बस काफी है। तो इसका मतलब है मेंटेनेंस कॉस्ट एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं। सर अब मैंने कन्वेंस की सारी बातें आप तक पहुंचा दी, अब आगे चलता हूं और अब बात करूंगा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन किसको कहते हैं? अकोमोडेशन कहते हैं रिहाइश। अकोमोडेशन कहते हैं रिहाइश। अगर एसबीआई वालों ने मुझे रहने के लिए घर दिया है तो क्या होगा? मैं उस घर में रहूंगा, ठीक है ना। सवाल ये है कि कितना बेनिफिट है जो एसबीआई वालों ने मुझे दिया और मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। हम तो टैक्स ही पढ़े हैं ना। तो भाई एसबीआई वालों ने अगर मुझे रहने के लिए घर दिया है तो देखा क्या जाएगा कि भाई कितना बेनिफिट एसबीआई ने मुझे दिया जो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। इसका जवाब है हायर ऑफ। अगर अकोमोडेशन ना दी जाती तो कितने पैसे दिए जाते? या 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल, और अगर मिनिमम टाइम स्केल ना हो तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी। अब मिनिमम टाइम, भाई बात यहां पर खत्म हो गई है। एसबीआई वालों ने मुझे घर दिया है, कितना बेनिफिट मुझे मिल रहा है? 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल या बेसिक सैलरी, अमाउंट प्रोवाइडेड इफ अकोमोडेशन इज नॉट गिवन। और ये अमाउंट प्रोवाइडेड इफ अकोमोडेशन इज नॉट गिवन किसके बराबर होता है? फेयर मार्केट रेंट के बराबर। यानी फेयर मार्केट रेंट या 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल विच एवर इज हायर, ये रूल है। अब अगला सवाल ये है कि सर मिनिमम टाइम स्केल क्या होता है? तो इसका जवाब है भाई जो लोग सरकारी मुलाजिम है जिनके स्केल्स होते हैं उनके किसी पर्टिकुलर स्केल की सबसे मिनिमम सैलरी को मिनिमम टाइम स्केल कहा जाता है। हम अक्सर बताते हैं कि एक 17 स्केल का बंदा है, उसकी मिनिमम सैलरी 1 लाख है, 10,000 का इंक्रीमेंट है, उसी स्केल की मिनिमम सैलरी 2.5 लाख है। क्या पता उसकी सैलरी 2 लाख हो, लेकिन वो जिस स्केल का मुलाजिम है उसकी मिनिमम टाइम स्केल कितना है? 1 लाख। तो जब हम ये अकोमोडेशन का बेनिफिट ले रहे होंगे तो मिनिमम टाइम स्केल का 45% लेंगे, और अगर मिनिमम टाइम स्केल पेपर में ना दिया हो तो फिर क्या लेंगे? बेसिक सैलरी का 45% या फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। सर जी अगली और इस एरिया की आखिरी बात यह है कि सर 30% 45% का रूल है, लेकिन बाज़ औक़ात जब वो सवाल में आपको खास तौर पे कह देगा तो फिर आप 45% नहीं लेंगे बल्कि 45% नहीं लेंगे बल्कि 30% लेंगे। 45%। सर जी जब वो खास तौर पे आपको सवाल में कह दे, सर इसके अंदर भी अब एक छोटी सी बात है आपको समझाने दो। सर ये जो घर आपको मिलता है ना ये फर्निश्ड होता है, यानी इस घर का ये मतलब नहीं कि खाली पोर्शन है। इस घर का मतलब है कि अगर उसने उसके अंदर सोफे बेड रहने के लिए काबिल बनाया हुआ है तो ये उसका बेनिफिट ही है। तो इस घर को एक फर्निश्ड अकोमोडेशन का ये बेनिफिट जो इतना होता है जो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होता है। अच्छा जी अब अगली बात सुन लो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बाज़ औक़ात बेनिफिट देता है यूटिलिटी की सूरत में या डोमेस्टिक सर्वेंट की सूरत में। पहले अगर मैं यूटिलिटी की बात करूं तो एसबीआई वालों ने मुझे कहा इमरान जितना भी बिल आएगा तुमने टेंशन नहीं लेनी, हम देंगे। मैंने कहा थैंक यू सर। एसी बंद ही नहीं किया, बिल आ गया 1 लाख रुपए का। ये बिल किसने देना था? एम्प्लॉयर ने देना था। जितना बिल एम्प्लॉयर ने देना था वो बेनिफिट है जो मुझे मिल रहा है इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। केस नंबर 1। केस नंबर 2,
एसबीआई वालों ने मुझे कहा भाई तुम तो ज्यादा ही फ्री हो गए हो, एसी बंद ही नहीं कर रहे, जितना बिल आएगा 50% हम देंगे। अब बच्चे छोटे हैं, एसी तो मैंने बंद नहीं करना। बिल कितना आ गया? 1 लाख का। एसबीआई वालों ने कितना दिया? कितना बेनिफिट इनकम में शामिल होगा? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दिस इज केस नंबर 2। केस नंबर 3, एसबीआई वालों ने कहा ये भी बहुत ज्यादा है, जितना बिल आएगा सिर्फ 10% हम देंगे। बिल इस बार भी 1 लाख आ गया। एसबीआई ने कितना दिया? ये इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा। केस नंबर 4, बाजों का ऐसा भी हो जाता है कि एसबीआई वालों ने कहा 10,000 तुम दे दो, इजाफी जितना होगा वो हम दे देंगे। अब बिल 1 लाख आया, मैंने कितना देना था? इजाफी कितना था? ये इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर ये मैं घर के बिल की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये बात सवाल में ये बात आ जाए कि जी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ और ये 5 एसी चल रहे हैं और इसका बिल जो है वो 7 लाख आया, तो क्या वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? भाई मैं तो काम कर रहा हूँ, ये घर के, ये डोमेस्टिक घर के बिल की बात हो रही है। और जो सर्वेंट है सर जी, उसमें भी डोमेस्टिक सर्वेंट की बात है, घरेलू मुलाजिम है सर, खान कुक है, गार्डनर है, सिक्योरिटी गार्ड है, ड्राइवर है, जो मेरे घर में काम कर रहे हैं। ये जो एसबीआई ने वो सारे लोग दिए ताकि वो मुझे फैसिलिटेट करे, घर में काम करें, इनकी तनख्वाह मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। लेकिन ये वो हैं जो घरेलू मुलाजिम है, मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पर एसबीआई में मेरे साथ 3 टीए काम करते हैं, क्या इन तीनों टीए की सैलरी मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी? क्यों जी? सर ये फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है। सर समझ आ रहा है? तो ये मेरी इनकम में शामिल नहीं होगा जो टीएस की सैलरी। हाँ जो घर में डोमेस्टिक सर्वेंट है वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सर जी अगला पॉइंट, अच्छा ये थोड़ा सा इसको मैं आगे लेके चलता हूं, पहले मैं आपको ये बता दूं। लेट से मैं काम करता हूं बैरिया टाउन में, बैरिया टाउन में अकाउंट्स की जॉब कर रहा हूं और मैंने अपने एम्प्लॉयर को कहा कि सर ये छोटा सा प्लॉट है, ये मेरा दिल चाहता है मैं ले लूं। उन्होंने कहा ये छोटा नहीं है, 1 कनाल का है। मैंने कहा सर नक्शे पे तो छोटा सा ही लग रहा है। उन्होंने कहा सर ये वाला प्लॉट आप मुझे दे दें। उन्होंने कहा भाई ये 7 करोड़ रुपए का प्लॉट है, हम आपको कैसे दे दें? मैंने कहा ऐसे ही दे दें। उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं होता, 7 करोड़ रुपए का प्लॉट है, हाँ तुम मेरे पास नौकरी करते हो, तुम्हें ये फायदा दे सकता हूं कि 7 करोड़ वाला प्लॉट 6 करोड़ का दे दूं। तो मुझे एम्प्लॉय होने की वजह से कितने का फायदा मिल गया? ये मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। अगर मैंने उन पर कोई मंत्र पढ़ के फूका और उन्होंने 7 करोड़ वाला प्लॉट मुझे फ्री दे दिया, तो मुझे कितने का फायदा हो गया? 7 करोड़। वो 7 करोड़ पे इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड। सेम गोज विद सर्विसेज। अगर मैं होंडा में जॉब करता हूं और मेरे पास होंडा की कार है और मैं होंडा के पास ले जाता हूं और वहां पर उनको कहता हूं कि ये इसको ओवरऑल कर दें, वो 3 लाख बिल बना देते हैं और वो कहते हैं चूंकि आप हमारे मुलाजिम हैं, हम आपको 3 लाख की बजाय 1.5 लाख में ये काम कर देंगे, 1.5 लाख माफ कर देंगे। ये जो 1.5 लाख माफ हुआ ये किस वजह से हुआ है? चूंकि मैं एम्प्लॉय हूं इस वजह से। ये जो 1.5 लाख रुपए एम्प्लॉयमेंट की वजह से माफ हुआ है, ये मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर जी गर्ज ये कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट दे, क्या बेनिफिट हो सकता है? एक बार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शादी पे 80,000 की घड़ी दे दी, ये बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, उसकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। एक बार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि तुम्हें मैं बूफे के कूपन्स देता हूं डिनर करके आओ अपनी फैमिली के साथ। उसने 4 कूपन दिए, पर कूपन 5,000 का था, 4 कूपन 20,000 के हो गए। ये बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, उसकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। गर्ज ये कि जो बेनिफिट भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि मैं तुम्हें उम्रा करा देता हूं, जो उम्रे का खर्चा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का दिया है वो एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। एक अहम बात, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई डेप्रिशिएबल एसेट दे और रिटर्नेबल बेसिस पर दे,
एसबीआई वालों ने मुझे फ्रिज दी, फ्रिज की कीमत है 1 लाख रुपए, उन्होंने मुझे पक्की पक्की दे दी। मैंने कहा थैंक यू, 1 लाख रुपए का फायदा मुझे हुआ है, मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एसबीआई केस नंबर 2, एसबीआई वालों ने मुझे वॉशिंग मशीन दी है ऑटोमेटिक, और उन्होंने कहा कि ये वॉशिंग मशीन रिटर्नेबल बेसिस पर दी है, यानी मैं अगले साल में नौकरी छोड़ जाता हूं तो ये वॉशिंग मशीन मुझे वापस करनी पड़ेगी। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? इसका मतलब है कि ये वॉशिंग मशीन 50,000 रुपए की है तो उन्होंने मुझे 50,000 का बेनिफिट नहीं दिया, उन्होंने जो बेनिफिट मुझे दिया है वो किसके बराबर है? डेप्रीशिएट। वो मिसाल के तौर पर वॉशिंग मशीन की यूजफुल लाइफ है 5 साल और वो वॉशिंग मशीन की कीमत है 50,000, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 साल से तो पर साल का कितने का बेनिफिट है? डेप्रिसिएशन के बराबर बेनिफिट निकलेगा जो एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड। और सर समझ गए? चलो ये वाली बात भी आप समझ गए। तो अब मैं आगे चलता हूं और रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करता हूं। सलामी टैक्स होती सलामी अदर सोर्स में आएगी, इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा। है। जब आप इतने बड़े हो जाएंगे ना तो सलामी वाली बात भी बताऊंगा, अभी पढ़ाई पे ध्यान दें। जी घड़ी गिफ्ट, जी सर गिफ्ट अगर एम्प्लॉयर आपको गिफ्ट दे तो वो अंडर दैट सैलरी टैक्स होता है, ठीक हो गया? सॉरी आगे चलते हैं। लो सर अब मैं टर्मिनेशन बेनिफिट्स की बात करने लगा हूं। टर्मिनेशन बेनिफिट में सबसे पहले आ गया ग्रेचुटी। बड़ी ध्यान से, ग्रेचुटी क्या होती है? जितना अरसा कोई नौकरी करे उस बेस पर, जितना अरसा वो नौकरी करता रहे उस बेस पर जो बेनिफिट दिया जाता है वो ग्रेचुटी होती है। ग्रेचुटी क्या है? ये एग्जामिनेबल नहीं है। ग्रेचुटी पे टैक्स कितना लगना है, किस तरह लगना है, ये चीज है असल। तो भाई अगर तो आप सरकार, स्टेप नंबर 1 ग्रेचुटी है, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो एग्जाम्प्ट होगी। स्टेप नंबर 2 अगर सरकारी मुलाजिम नहीं है तो देखा जाएगा ग्रेचुटी अप्रूव्ड है या अप्रूव्ड नहीं है। क्योंकि अगर ग्रेचुटी अप्रूव्ड होगी तो मजीद देखा जाएगा फंड है या, अगर अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है तो एग्जाम्प्ट, और अगर अप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम है तो एग्जाम्प्ट अप टू। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है तो एग्जाम्प्ट, अप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम है तो 3 लाख तक एग्जाम्प्ट, और अगर अनअप्रूव्ड है, और अगर अनअप्रूव्ड है तो इस पे फंड या स्कीम का चक्कर नहीं है। फंड हो या स्कीम हो, 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी विच एवर इज लोअर, इस हद तक क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। आपको बताता चलूं कि जो सेपरेट ब्लॉक आइटम के बारे में मैंने पढ़ाया था उसमें दूसरी आइटम अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी थी। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के बारे में यह है कि अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी पर भी बिल्कुल वही ट्रीटमेंट है जो टर्मिनेशन बेनिफिट का है। यानी अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के बारे में भी आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो एनटीआर के तौर पे ट्रीट कर लें, चाहे तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करें। अगर सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करेंगे तो सेपरेट रेट लगेगा। कितना रेट लगेगा? पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय पिछले 3 साल की। तो सर समझ आ रही है? ये पॉइंट है ग्रेचुटी के बारे में। हाँ 4 केसेस ऐसे हैं कि ग्रेचुटी पूरी टैक्स होगी, उसको ये वाली रियायत नहीं मिलेगी, 75,000 या 50% ग्रेचुटी वाली रियायत नहीं मिलेगी और पूरी ग्रेचुटी पे टैक्स लगेगा। कब? जब ग्रेचुटी पाकिस्तान से बाहर किसी को दी हो, जब ग्रेचुटी नॉन रेजिडेंट को दी हो, जब ग्रेचुटी किसी ऐसे डायरेक्टर को दी हो जो रेगुलर एम्प्लॉय ना हो, और जब ग्रेचुटी एक से ज्यादा मिल रही हो। इन 4 केसेस में ग्रेचुटी पूरी की पूरी टैक्स होती है और उस पे 75% या 50% ऑफ ग्रेचुटी विच एवर इज लोअर जो एग्जेम्प्ट होता है वो वाला रूल अप्लाई नहीं। सर पेंशन, ग्रेचुटी की बात खत्म हो गई।
पेंशन, पेंशन में सिर्फ 5 बातें। सबसे पहली बात, पेंशन एग्जाम्प्ट है। दूसरी बात यह है कि पेंशन, अगर एक बंदे को एक से ज्यादा पेंशन मिल रही हो तो हायर वाली एग्जाम्प्ट है, दूसरी पेंशन पे टैक्स लगेगा। तीसरी बात, अगर एक बंदा रिटायर होने के बाद पेंशन ले रहा हो और उसी इदारे में, उसी एम्प्लॉयर के पास या उसके एसोसिएट के पास दोबारा नौकरी शुरू कर दे तो उसे पेंशन भी मिल रही होगी और सैलरी भी मिल रही होगी। इस केस में उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होगी बल्कि टैक्स। चौथी बात, अगर किसी बंदे की उम्र 60 साल से ज्यादा है, अगर किसी बंदे की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो उसकी पेंशन हमेशा एग्जेम्प्ट होगी, चाहे जो भी हो। पांचवी बात, सरकारी मुलाजिम और आर्मी के बंदे की पेंशन हमेशा एग्जाम। पेंशन के बारे में 5 बातें थी, वो भी मैंने आपको बता दी। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में क्या है, एक तरफ प्रोविडेंट फंड का मैकेनिज्म समझ लो, जब वो समझ आ जाएगा फिर टैक्सेबिलिटी समझ आएगी। प्रोविडेंट फंड में असल में एक तरफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और एक तरफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ये दोनों जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक पूल बन जाता है। पूल जब क्रिएट हो जाता है तो फिर हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उससे हम इंटरेस्ट कमाते हैं और साल के एंड पर क्या आ जाता है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस इकट्ठा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने, एम्प्लॉय ने भी 2000 डाला, अली इमरान ने भी 2000 डाला, एसबीआई वालों ने भी 2000 डाला, टोटल 4000 हो गया। इसको इन्वेस्ट किया, साल बाद 400 रुपये उसमें से आया, टोटल 4400 मिल गया। मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं जाता हुआ कितने पैसे लेके जाऊंगा, 4400। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, मैं नौकरी कर रहा हूं, अगला साल आ गया, फिर 2000 मैं दूंगा, फिर 2000 एसबीआई देगा। टोटल कितने पैसे हो गए, 4400 प्लस 2000 और 2000 8400। इसको इन्वेस्ट किया तो कितना इंटरेस्ट आया, 10% के हिसाब से 840। टोटल कितने पैसे हो गए, 2 साल बाद मैं नौकरी छोड़ के जा रहा था तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 9240। तो भाई इसमें 4 स्टेप है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और एक्यूमुलेटेड बैलेंस। 4 स्टेप्स हैं। याद रखना, अगर तो कोई सरकारी मुलाजिम हो तो किसी किस्म का कोई टैक्स है ही नहीं, खत्म होगी बात, चारों स्टेप पे कोई नहीं है। अगर कोई अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी हो तो ना एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे टैक्स है, ना एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे टैक्स है, ना ही इंटरेस्ट पे टैक्स है, बल्कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस पर टैक्स लगेगा। कब, ऑन रिसीट, जब वसूल करेगा। क्या पूरे एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे टैक्स लगेगा, द आंसर इज नो। एक्यूमुलेटेड बैलेंस में से माइनस कर देंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और फिर जो अमाउंट आएगी उस पे टैक्स लगेगा। एक्यूमुलेटेड बैलेंस में से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे तो फिर जितनी अमाउंट बनेगी उस पे टैक्स लगेगा। अनरिकॉग्नाइज के केस में तो ये सीन है, जरा ये देखना। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के केस में क्या है, कोई टैक्स नहीं है। अनरिकॉग्नाइज के केस में क्या है, कोई टैक्स नहीं है। जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस होगा तब टैक्स लगेगा, वो भी जब पैसे वसूल करेंगे। किस पर टैक्स लगेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट पर। ये कह लो या ये कह लो कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस करने के बाद जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल होगा। हाँ, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के हवाले से तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के हवाले से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगेगा। कितना, एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ। सर टैक्सेबल होगा लेकिन इस हद तक एग्जेम्प्ट होगा, कितना, 1.5 लाख या 1/10
10th ऑफ बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगेगा, मगर 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी डीएनएस अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा। इससे ऊपर वाली जो अमाउंट होगी उस पर टैक्स लगेगा। लेट्स से 1.5 लाख था, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 2 लाख और एम्प्लॉय की सैलरी थी लेट्स से 10 लाख। तो भाई 10 लाख 1/10 ऑफ 10 लाख करेंगे, ऐसा ही है ना। तो ये कितना बनेगा? 1 लाख। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा और बाकी 1 लाख क्या हो जाएगा? टैक्स। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो कहता है लोअर ऑफ 1.5 लाख या 1/10, इन दोनों में से जो लोअर है उस हद तक एग्जेम्प्ट होगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगी। इसी तरह ही इंटरेस्ट का भी है, इसी तरह ही इंटरेस्ट का भी है। इंटरेस्ट का क्या सीन है? यहां पर लोअर नहीं है बल्कि हायर है। लेट्स से इंटरेस्ट मिला था 2 लाख, इंटरेस्ट मिला था 2 लाख और इस पे एग्जेम्प्ट कितना है? हायर ऑफ कितना? एट द रेट ऑफ 16% निकालेंगे और कंपेयर किसके साथ करेंगे? 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस। ये कितना बन जाएगा? लेट्स से 330। इसमें से जो हायर होगा उस हद तक एग्जेम्प्ट और बाकी क्या हो जाएगा? यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? सबसे खास बात यह है, रिकॉग्नाइज के केस में एक्यूमुलेटेड बैलेंस एग्जेम्प्ट होगा। यानी जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस 26 लाख, 30 लाख, 35 लाख बड़ी अमाउंट मिलेगी ना रिटायरमेंट पे, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर जी, ये प्रोविडेंट फंड की डिस्कशन आपके साथ मैंने कर दी थी। आगे चलते हैं बेनोवलेंट फंड, बहबूद फंड। बेनोवलेंट फंड एग्जेम्प्ट होता है जी। रिकॉग्नाइज पे टैक्स कब लगेगा? जब आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तब टैक्स लगेगा, जब आपको इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तब टैक्स लगेगा। अनरिकॉग्नाइज पे तब टैक्स लगेगा जब आप नौकरी छोड़ेंगे, रिटायर होंगे, तो आपको जो पैसे मिलेंगे तब टैक्स लगेगा। लेकिन रिकॉग्नाइज के केस में जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तब टैक्स लगेगा, जब इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तब टैक्स लगेगा। डन हो गया सर जी? जी। बेनोवलेंट फंड, बहबूद फंड, जिसको भी मिलेगा एग्जेम्प्ट होगा सर। सर जी अगली बात सुनना, अगर आपका एम्प्लॉयर होटल या रेस्टोरेंट है और वो आपको फ्री में या कम रेटों पे खाना देता है, आपका एम्प्लॉयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और वो आपको फ्री में या कम रेट पर एजुकेशन देता है, आपका एम्प्लॉयर हॉस्पिटल या क्लिनिक है और आपको फ्री में या कम रेटों पर मेडिकल ट्रीटमेंट देता है। यहां पे जो की पॉइंट है ना समझने वाला, आपका एम्प्लॉयर खुद होना चाहिए। एसबीआई वाले मुझे फ्री एजुकेशन देते हैं, यस, ये वाली बात कर। एसबीआई वाले अगर मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री दिलवाते हैं तो वो उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। यानी एम्प्लॉयर का खुद का काम ही एजुकेशन का और वो फ्री एजुकेशन दे, खुद का काम ही फूड का, होटल रेस्टोरेंट का और वो फ्री खाना दे, खुद का काम ही होटल क्लिनिक का और वो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे, तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। सर जी आगे चलते हैं, मेडिकल अलाउंस एंड रिइंबर्समेंट। बड़ी ध्यान से 4 बातें हैं इसमें, ये भी कर लो, न्यूमेरिकल में बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है। सबसे पहले मेडिकल अलाउंस, अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस मिला हो तो सिंपल क्या है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक क्या होगा? एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। मेडिकल अलाउंस क्या है?
एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक। मेडिकल फैसिलिटी के वाले से क्या है, देखना पड़ेगा एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्योंकि अगर ये एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सर मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहा हूं, मेडिकल फैसिलिटी को फौरन देखना पड़ेगा कि ये एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एनटीएन ऑफ द हॉस्पिटल या प्रैक्टिशनर है और जो बिल्स हैं और इनवॉइसेस हैं वो टेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर हैं, तो वो एग्जाम्प्ट होंगे। लेकिन अगर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना हुआ तो ये टैक्सेबल होगा। असल में ये पढ़ने की हद तक तो बच्चों को पता है, लेकिन इसका असल में कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देके समझाता हूँ। बच्चे, हमारा टाइम बड़ी तेजी से गुजर है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सैलरी पर मैं पूरी जान लगा के हर चीज क्लियर कर दूँ। सर जी, आधा घंटा अगर ऊपर हो जाए तो मसला तो नहीं है ना? जो जो पढ़े हैं वो इतनी ध्यान से पढ़ें कि वो समझ के घर जाएं। अच्छा देखना, स्टोरी ये है कि मैं बीमार हो गया और एसबीआई वालों से बात ये हुई थी कि वो मेरा फ्री इलाज करेंगे। मैं बीमार हुआ, बड़ी तकलीफ में था, हस्पताल में एडमिट हो गया। सराते वगैरह आए, उन्होंने हालचाल पूछा, तबीयत पूछी और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आसानी करे। सेहतमंद हो गया, अल्लाह ताला ने दोबारा सेहत दे दी। रुपया 6 लाख खर्चा आया, 6 लाख के कौन देगा? एसबीआई वालों ने कहा था जितना पैसा आएगा हम देंगे। एसबीआई वालों ने 6 लाख रुपया अदा किया। जो 6 लाख रुपए का बेनिफिट एसबीआई ने मुझे दिया, क्या मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? भैया वो मेडिकल का बेनिफिट था, एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, तो वो इनकम में शामिल होकर टैक्स। यार समझ आ रही है? केस नंबर 2 देखो। मैं जब एसबीआई ज्वाइन किया तो हमारी कोई मेडिकल की बात हुई नहीं थी। मेरे भी ज़हन में नहीं था कि कभी बीमार भी होना या कभी चोट भी लगनी है। कोई ऐसी बात हुई नहीं थी। मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। जब सर आतिफ आए पूछने के लिए कि क्या हाल है, तो मैं ऊंचा ऊंचा रोने लग गया कि मुझे बहुत दर्द हो रही है। सर आतिफ के दिल में रहम पैदा हो गया। उन्होंने कहा यार अच्छा बात सुनो, तुम परेशान ना हो, जितना बिल होगा हम देंगे। अच्छा, पहले केस में मैं सुकून में बैठा हुआ था ना, क्योंकि मुझे पता था पैसे इन्होंने ही देने। लेकिन दूसरे केस में मुझे कुछ ओवर एक्टिंग करनी पड़ी। अच्छा, वो दूसरे केस में जो है प्लान नहीं था, एग्रीड नहीं था, लेकिन इलाज किसने करवाया? एसबीआई ने करवाया। 6 लाख रुपया किसने दिया? एसबीआई ने दिया। सर ये वो बेनिफिट है जो एज पर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था, ये मेरी इनकम में शामिल हो। यार आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है? एक बात है पहले तय हुई हुई है, एक बात पहले तय नहीं हुई हुई। तो अगर तो बात पहले तय हुई हुई तो फिर तो वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर पहले तय नहीं हुई हुई तो भाईजान अब एसबीआई वालों ने जो 6 लाख रुपए दिया वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सर क्या ये पॉइंट पिक कर गए? यस और नो? केस नंबर 3, अभी तो दोनों अलग-अलग थे ना, मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों मिल रहे हो। ज्यादातर न्यूमेरिकल में यही होता है। तो फिर मेडिकल फैसिलिटी को पहले देखते हैं। अगर मेडिकल फैसिलिटी एज पर द रूल एग्जाम्प्ट हो तो मेडिकल अलाउंस सारे का सारा टैक्सेबल होगा। और अगर मेडिकल फैसिलिटी एज पर द रूल टैक्सेबल हो तो फिर मेडिकल अलाउंस अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। यार समझ गए? यही टोटल 4 केसेस हैं, 5वीं कोई बात है नहीं। समझ गए? लो सर, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, समझने पर ध्यान दें और घर जाके इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बात बन जाएगी इंशाल्लाह। लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल होता है, सिर्फ एक केस में एग्जाम्प्ट होता है। कब? सरकारी मुलाजिम हो, सरकारी मुलाजिम हो और सबसे पहला स्टेप है सरकारी मुलाजिम हो, दूसरा प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। ये दोनों चीजें पूरी हो गई तो फिर लीव इनकैशमेंट एग्जाम्प्ट होगा, वरना लीव इनकैशमेंट हमेशा टैक्सेबल होगा। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड जिसको मिला है एग्जाम्प्ट होगा। अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा है और पाकिस्तान से बाहर ही बेनिफिट भी ले रहा है,
यानी सर्विस पाकिस्तान से बाहर दे रहा है, किसको दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। और उसका बेनिफिट किधर ले रहा है? पाकिस्तान से बाहर ही ले रहा है। तो जो बेनिफिट उस बंदे ने पाकिस्तान से बाहर लिया वो टैक्सेबल नहीं होगा बल्कि एग्जेम्प्ट होगा। पेंशन को कम्यूट कर लें, जोड़ लें, ज्यादा अमाउंट बन जाए तो भी एग्जेम्प्ट होगी। सर फुल टाइम टीचर, फुल टाइम टीचर के बारे में क्या बात है? फुल टाइम टीचर के बारे में हमने पढ़ा हुआ कि 25% टैक्स लायबिलिटी माफ हो जाती। पता हुआ है ना, पढ़ा हुआ ना। इसकी कुछ शराइत है, वो सारी जेन में रखनी। पहला, फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हो। दूसरा, काम कहां करता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना? 25% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हो, नॉट फॉर प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, या बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो, या HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, या गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हो, यहां पर काम करता हो तो जितनी लायबिलिटी बनेगी उसका 25% माफ होगा। सर यहां पर एक बात बड़ी क्रिटिकल है, जरा ध्यान से समझना। फुल टाइम टीचर की जितनी अंडर द हेड सैलरी में जितनी अमाउंट आएगी उसकी लायबिलिटी जो सैलरीड के टेबल से देखोगे उसका 25% एज टैक्स क्रेडिट लायबिलिटी में से माइनस होगा। तो यहां पर जो काम की बात है वो पता क्या है? अंडर द हेड सैलरी, सैलरी की जितनी अमाउंट है उसकी जितनी लायबिलिटी है, सैलरी अंडर द हेड सैलरी की जितनी अमाउंट है उसकी जितनी लायबिलिटी है सैलरीड के टेबल से। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सैलरीड की जितनी अमाउंट है उसकी जितनी लायबिलिटी सैलरीड के टेबल से निकलेगी उसका 25% लेंगे और वो टैक्स लायबिलिटी में से माइनस हो। तो पॉइंट समझ आ रहा है? ये वाली बात ध्यान से पिक कर लो। फॉरेन सोर्स सैलरी, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर गया और फिर बाहर ही नौकरी करने लग गया और उसकी वहां पर सैलरी लग गई तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट होगी। अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर गया और फिर बाहर ही रह गया तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट होगी, उस साल वो वापस नहीं आया। दूसरा, अगर वो वापस आ गया या अगर कोई बंदा यहां पर बैठा बाहर से सैलरी ले रहा है, भाईजान जो बंदा भी पाकिस्तान में मौजूद है और फॉरेन सैलरी अर्न कर रहा है उसकी सैलरी एग्जेम्प्ट होगी अगर दो शर्तें पूरी जाए। शर्त नंबर 1, उसका एम्प्लॉयर उसे टैक्स काट के सैलरी देता है। शर्त नंबर 2, उसका एम्प्लॉयर उसकी सैलरी पे टैक्स काट के वहां की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करा देता है, तो उसकी सैलरी क्या होगी? तो फॉरेन सोर्स सैलरी दोनों केसेस में एग्जेम्प्ट है। अगर बंदा पाकिस्तान से बाहर गया और फिर बाहर ही रह गया तो भी उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में रहकर काम कर रहा है उसको सैलरी पे टैक्स काट के मिल रहा है और जो टैक्स काट रहा है वो वहां की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा हो रहा है तो भी उसकी सैलरी क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। सर जी समझ गए? ये सारी बातें मैंने आपको करा दी हैं। एक आखिरी बात करवा कर इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन वाली आखिरी बात रह गई। बाकी मेरा ख्याल है कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है मैंने। वो तो कराना है ना, वो तो चैप्टर विद इन अ चैप्टर है, वो तो मैंने कराना ही है। अच्छा जी, यार स्टोरी ये है, SBI से मैंने लोन लिया। लोन 3 तरह का हो सकता है। एक लोन है SBI के, यार ये तो अपना ही बंदा है, तुमसे क्या इंटरेस्ट लेना। एक केस है SBI वाले के, भाई तुम अगर बैंक से लोन लोगे तो तुम्हें 10% पर मिलेगा, हम तुम्हें 4% पे लोन देते हैं। तो SBI दूसरे केस में भी मुझे फायदा दे रहा है। पहले केस में तो बहुत ज्यादा फायदा दे रहा है ना, सूद ले ही नहीं रहा, दूसरे केस में भी मुझे फायदा दे रहा है।
तीसरे केस की बात कर लें, अबव बेंचमार्क। अबव बेंचमार्क क्या है? यानी मार्केट से, बैंक से 10% मिल रहा है, एसबीआई कहता है भाई हम 12% पे देंगे। मैंने कहा सर खुदा का खौफ करें, आप मुझे, अगर मैं बैंक से लोन लूंगा 10% में मिलेगा, आप मुझे 12% में देंगे? उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा सर फिर मैं बैंक से ले लेता हूँ। उन्होंने कहा ले लो। मैं बैंक के पास गया तो बैंक वालों ने कहा अपने घर के कागजात लाओ। मैंने कहा घर तो किराए पे है। उन्होंने कहा तुम्हारी जो ज़मीन है गांव की उसके कागजात लाओ। मैंने कहा वो तो मुश्तरका है। उन्होंने कहा भाई कोई सिक्योरिटी दोगे तो हम तुम्हें लोन देंगे ना। मैंने कहा आप मेरी बात पे एतमाद करें। उन्होंने कहा नहीं। अब मुझे बैंक वाले लोन दे ही नहीं रहे। मैं वापस आ गया एसबीआई। मैंने कहा आप लोग बहुत अच्छे हैं, कम से कम मुझे लोन तो मिल रहा है। इस वजह से अबव बेंचमार्क लोन का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है। केस 1 क्या है? इंटरेस्ट फ्री लोन। केस 2 क्या है? 10 की बजाय 4%। केस 3 क्या है? अबव बेंचमार्क। सर जी अगर एसबीआई से मैंने लोन लिया और उन्होंने मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया तो कितने % का फायदा हो गया? 10% का फायदा मुझे हो गया, मेरी इनकम में शामिल होगा। ये जो 2 मिलियन का फायदा मुझे हुआ है मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। केस नंबर 2, 4% पे लोन मिला है, 6% का फायदा हो गया, मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। केस नंबर 3, 12% पे लोन लिया, कितने पैसे अदा करने पड़े हैं? 24 लाख। तो अंडर द हेड सैलरी कितना है? केस 1 में पूरा 2 मिलियन अंडर दैट सैलरी है। केस 2 में सर 12 लाख, सर जी 20 मिलियन का 4% ले लेना, 4% पे करना पड़ा है। फायदा कितने का हुआ है? 6% का। सर जी असल में फायदा 6% का दिया है जो इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। केस नंबर 3, केस नंबर 3 तो भाई 10% बैंक से मिल रहा था, एसबीआई वालों ने मुझे कोई फायदा दिया ही नहीं जो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स हो। और सर समझ रहे हो, ये मैंने आपको बातें बता दी, 2 जुमले लिखे हुए, लेकिन मैंने इतनी तफसील इसलिए बताई कि कॉन्सेप्चुअली आप इसके साथ चलें। अगली बात सुनो, एस इंटरेस्ट फ्री लोन के केस में बेंचमार्क रेट के हिसाब से फायदा हुआ है वो मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। कंसेशनल के केस में जितनी रियायत मुझे मिली है उतना फायदा हुआ है वो मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। अबव बेंचमार्क के केस में मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मेरी इनकम में कुछ भी शामिल होकर टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी नहीं होगा। यस और नो? ये तीनों बातें बताई हैं। चौथी बात सुनो, अगर 1 मिलियन तक का लोन हो तो कुछ भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। अगर 1 मिलियन तक का लोन हो तो कुछ भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। दूसरी बात बड़ी है, मैं बच्चों को नहीं पता होती, अगर प्रोविडेंट फंड, अभी थोड़ी देर पहले प्रोविडेंट फंड पढ़ा है, अगर प्रोविडेंट फंड से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, मैंने कहा ना मैं सूद नहीं लूंगा, मैंने प्रोविडेंट फंड से जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो लेने से क्या कर दिया है? इनकार। और एसबीआई वालों ने देखा कि ये बंदा बड़ा मजहबी है, ये तो सूद नहीं ले रहा, उन्होंने उसके बदले में जो मुझे लोन दिया वो भी इंटरेस्ट फ्री दिया। यानी अगर मैंने सूद लेने से इनकार कर दिया और उसके बदले में मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया तो जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। तो भैया अगर 1 मिलियन तक का लोन हो तो भी टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी नहीं होगा। अगर मैंने इंटरेस्ट लिया नहीं और मुझे इंटरेस्ट भी लोन मिला है तो ये वाला बेनिफिट भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा, चूंकि मैंने तो इंटरेस्ट लिया ही नहीं, तो एसबीआई वाले मुझसे भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो अगली बात समझो। सर आपको पता है
अंडर द हेड सैलरी कोई खर्चा माइनस नहीं होता, लेकिन उसके अलावा बाकी हेड्स में से तो खर्चे माइनस होते हैं। एक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से क्या लिया? इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन लिया। उस लोन से क्या किया है? एसेट खरीदा। एसेट से क्या जनरेट हुआ है? टैक्सेबल इनकम जनरेट हुई। इस इनकम में से इंटरेस्ट माइनस होगा या नहीं? एग्जांपल लीजिए, अली इमरान ने एसबीआई से 20 लाख का लोन लिया। उस लोन से गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी ऊबर पे चला दी, ऊबर से इनकम आई। उस इनकम में से ये इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा या नहीं होगा? और अगर होगा तो कितना होगा? तो पहली बात तो यह है, ये इंटरेस्ट माइनस होगा। कितना? जितना अंडर द हेड सैलरी आया प्लस जितना एक्चुअल पे किया। जितना अंडर द हेड सैलरी आया है प्लस जितना एक्चुअल में पे किया। आपकी किताब में ये वर्डिंग है कि बेंचमार्क रेट के बराबर माइनस होगा। जी भाई, वो भी इतना ही बनता है जितना अंडर द हेड सैलरी आया प्लस जितना एक्चुअल में पे किया। इन दोनों को जमा करने, ये माइनस करने की इजाजत होगी। आज मेरे साथ केस नंबर 1 देखो जी। पेमेंट कितनी की है? केस 1 में इंटरेस्ट फ्री लोन था, कुछ भी पे नहीं किया। कंसेशनल के केस में 8 लाख पे किया, अब बेंचमार्क के केस में 24 लाख पे किया। अब देखो एज डिडक्शन कितना ला होगा? जितना अंडर द हेड सैलरी है प्लस जितना पे किया। कितना अंडर द हेड सैलरी है? 20 लाख। पे कितना किया? कुछ नहीं सर, 2 मिलियन माइनस करने की इजाजत होगी। मैंने कहा, फिर सुनो यार, आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सर मैंने लोन लिया इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल, उस लोन से एसेट खरीदा, एसेट से इनकम जनरेट हुई। इनकम में से इंटरेस्ट माइनस होगा या नहीं होगा? कितना? जितना अंडर द हेड सैलरी आया प्लस जितना पे किया, ये माइनस होगा। थ्योरेटिकली बेंचमार्क के बराबर, एक्चुअल में न्यूमेरिकली जितना अंडर द हेड सैलरी आया प्लस जितना आपने एक्चुअल में पे किया। अंडर द हेड सैलरी आया 20 लाख, ये लिख दिया। अंडर द हेड सैलरी आया 12 लाख, एक्चुअल पे किया 8 लाख, यहां पर भी कितना आया? 20 लाख। और तीसरे केस में अंडर द हेड सैलरी कुछ नहीं आया, एक्चुअल कितना पे किया? 24 लाख। कितना माइनस होगा? 24 लाख। तो जितना उसने किताब में लिखा हुआ है, जितना उसने किताब में लिखा हुआ है, अगर इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन है तो बेंचमार्क रेट के हिसाब से माइनस होगा, और अगर अबव बेंचमार्क रेट लोन लिया हुआ है तो एक्चुअल माइनस होगा। मैंने आपको एक इसका कलेक्टिव फॉर्मूला बताया, जितना अंडर द हेड सैलरी आया प्लस, और पिक कर लिया आपने बात? कोई हाँ ना ही नहीं कर दे यार। चलो शुक्रिया। जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस होगा। आपने लोन लेकर जो एसेट खरीदा है उससे इनकम कमा रहे हैं, वो जिस हेड में भी इनकम जाएगी उसी हेड में से इंटरेस्ट माइनस होगा। कितना? जितना आपने अंडर द हेड सैलरी डाला है प्लस जितना आपने पे किया, दोनों को जमा करके माइनस कर देंगे। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल के केस में बेंचमार्क रेट के बराबर होगा, और अगर अबव बेंचमार्क होगा तो एक्चुअल। और सर समझ गए? चलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, ये भी खत्म हो गई। अब हमारी चैप्टर 5 की आखिरी बात रह गई। यार क्या समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही? मैं तो इस वक्त जिस पॉइंट पर आप लोगों को लेके चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल पर, कि हर बच्चे को समझ आए। इवन जो पहली बार भी आज ये वाला टॉपिक पढ़ा है वो कम से कम इसको समझ के जाए। लो सर, आखिरी डिस्कशन है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम, केस नंबर 1। पहली तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या है। एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स दे देता है, अपनी कंपनी के या अपनी एसोसिएट की कंपनी के शेयर दे देता है। ये शेयर खरीदने की ऑप्शन दे देता है। तो
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स दे देता है या शेयर खरीदने की ऑप्शन दे देता है? किसको? एम्प्लॉय को। किसके शेयर? अपनी कंपनी के या अपनी एसोसिएटेड? ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम है असल में। अच्छा, केस नंबर 1 देखो। एसबीआई वालों ने मुझे शेयर दिए। शेयर की कीमत क्या थी? एसबीआई वालों ने मुझे शेयर दिए 1000। शेयर की कीमत थी 10 रुपए। मुझे टोटल शेयर्स कितने के मिले? 10,000 रुपए। एसबीआई वालों ने मुझे कितने का फायदा दिया? 10,000 रुपए का फायदा एसबीआई वालों ने मुझे दिया। मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सिंपल। एसबीआई वालों ने मुझे कहा 10 रुपए वाला शेयर 5 का लेना है। मैंने कहा हाँ। 10 रुपए वाला शेयर मैंने कितने का ले लिया? 5 रुपए मैंने पे किए। मुझे कितने का फायदा हुआ? 5 रुपए। टोटल 5,000 का फायदा हुआ। अब 5,000 का फायदा हुआ है, 5,000 रुपए मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। अगर एसबीआई वाले सारे शेयर मुझे फ्री में दे देता तो 10,000 का फायदा था। एसबीआई वालों ने 10,000 के शेयर मुझे 5,000 के दिए। कितने का फायदा हुआ है? 5,000। केस नंबर 2, ऑप्शन। एसबीआई वाले मुझे ऑप्शन दे रहे हैं। एसबीआई वाले मुझे क्या दे रहे हैं? ऑप्शन इज नॉट अ शेयर। ऑप्शन शेयर नहीं है, लेकिन ऑप्शन के जरिए शेयर खरीदा जा सकता है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मुझे एक कागज दिया एसबीआई वालों ने। सर अली इमरान हैज द राइट टू परचेज 1,000 shares at the rate of 10 each। ये जो उन्होंने ये जुमला लिख के मुझे ये कागज दे दिया, ये राइट है मेरे पास। अब ये शेयर नहीं है, लेकिन इस राइट से मैं शेयर खरीदने के लिए एंटाइटल्ड हूं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं ऑप्शन। याद रखो, ऑप्शन पे कोई टैक्स नहीं होता। ऑप्शन खरीदने पर, ऑप्शन मिलने पर कोई टैक्स नहीं होता। मैं फिर बोल रहा हूं, ऑप्शन खरीदने पर या ऑप्शन मिलने पर कोई टैक्स नहीं होता। हाँ, अगर मैं ऑप्शन को बेच दूं, ये जो मैं 1,000 से 10 रुपए के हिसाब से खरीद सकता हूं, ये जो शेयर मैं 10 के हिसाब से खरीद सकता हूं, इसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त 20 चल रही है। इसका मतलब है कि इस कागज की एक वैल्यू। मैं खुद शेयर नहीं खरीदता, मैं ये कागज ही बेच देता हूं। सर मैंने ये कागज कितने का बेच दिया? लेट से 10,000 रुपए का। मैंने ये कागज, अच्छा ये कागज मैंने खुद खरीदा था। यानी ये ऑप्शन ज्यादातर केस में तो कंपनी खुद दे देती है फ्री में, लेकिन बाज़ वक़्त ऑप्शन को भी खरीदना पड़ता है या ऑप्शन के लिए आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। तो जो पैसे लगाए वो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन है। ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन आई थी, आपने ऑप्शन ही 10,000 की भेज दी। ऑप्शन खरीदने पर आपका 1,000 लगा था, आपको कितने का फायदा हो गया? शेयर नहीं बेच रहे, ऑप्शन बेच रहे हो। ऑप्शन बेचने पर जो फायदा हुआ सारा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। सर मैंने आपको 3 बातें बता दी, चौथी बात, ये टोटल 7 बातें हैं और हमारे ये टॉपिक कवर हो जाएगा। चौथी बात ये है, ऑप्शन मुझे मिली थी, मैंने ऑप्शन को नहीं बेचा, मैंने ऑप्शन को अवेल कर लिया, ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया। फेयर मार्केट वैल्यू एट द एक्सरसाइज डेट, ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया। फेयर मार्केट वैल्यू एट द एक्सरसाइज डेट कितनी है? 1 लाख। ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। जब ऑप्शन को एक्सरसाइज किया और मैं ऑप्शन का मालिक बना, अब ये ऑप्शन से बात शेयर में कन्वर्ट हो गई है।
जब ऑप्शन को एक्सरसाइज किया तो मैं क्या बन गया, मालिक बन गया शेयर का। सर समझ आ रही है? तो उस वक्त उसकी वैल्यू क्या थी, 100 रुपए। मैंने ऑप्शन कितने की खरीदी थी, 1000 रुपए की। लेट से मेरे पास एक्सरसाइज प्राइस क्या थी, 10 रुपए के हिसाब से 10,000। मुझे कितने का फायदा हो गया, 89,000 का फायदा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। दिस इज केस नंबर 4। ऑप्शन से शेयर में आ गया हूं मैं। जब मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, 10 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर खरीदे, तो मैंने 10,000 रुपए की एक्सरसाइज प्राइस पे की। 1000 की ऑप्शन मेरे पास पहले थी, मेरा टोटल खर्चा 11,000 रुपए हुआ। अब मेरे पास शेयर आ गए, शेयर 100 रुपए का एक था, तो टोटल शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख थी। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और एक्सरसाइज प्राइस लेस हो गई, जितना फायदा हुआ वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। क्या यहां तक मेरे साथ आ गए, यस और नो? 1 2 3 4, 4 बातें हो गई, 3 बातें रह गई। 5वीं बात, सर असल में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर क्यों दिए थे, ताकि एम्प्लॉय में एक सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा हो। ताकि यार कंपनी का मालिक कौन होता है, तो जब उसको शेयर होल्डर बना दिया तो इसलिए बनाया ना कि उसके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा हो। लेकिन एम्प्लॉय ने पता क्या हरकत की है, एम्प्लॉय शेयर का मालिक बना है और उसने सबसे पहले शेयर बेच दी। इस केस में इसका जवाब फिर एम्प्लॉयर ने क्या दिया है, एम्प्लॉयर ने कहा आपके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा नहीं हुई, हम जबरदस्ती पैदा करेंगे। वो कैसे? उन्होंने कहा आप शेयर के मालिक तो बन गए लेकिन आप शेयर को बेच नहीं सकते। रिस्ट्रिक्शन लगा दी, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर लग गई। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। मिसाल के तौर पे एसबीआई वालों ने कहा 3 साल तक आप शेयर बेच नहीं सकते। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन मैं शेयर को बेच, जो बंदा किसी चीज को बेच नहीं सकता वो उसका मालिक नहीं है। मालिक तो अब तब बनते हैं जब आपके पास अथॉरिटी टू सेल आती है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब भाई बात ये हुई कि एसबीआई वालों ने कहा आप 3 साल तक ये शेयर नहीं बेच सकते। अब मेरे पास शेयर तो थे लेकिन मैं बेच नहीं सकता था। तो भाई अगर मैं बेच नहीं सकता, रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर है, तो मैं गेन लॉस भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता चूंकि मैं मालिक नहीं बना। जब रिस्ट्रिक्शन पीरियड 3 साल गुजर गए, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे और उसके मुताबिक निकालेंगे टोटल फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और एक्सरसाइज प्राइस लेस करेंगे, जो बेनिफिट आएगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर हो तो फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड लेते हैं। सो क्या आप मालिक ही तब बनते हैं जब रिस्ट्रिक्शन खत्म होती है। और मालिक बनने पर जितना बेनिफिट होता है, मालिक बनने तक का जितना बेनिफिट होता है, सारे का सारा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होता है। शेयर के मालिक बनने तक का जितना बेनिफिट है वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होता है। आप मालिक बन गए, आपने लेट्स से हार्ड फॉर्म में शेयर देखे और उसको ऊपर अलमारी में रख दिया। 6 माह बाद आप अलमारी साफ करके आपने कहा अच्छा ये शेयर पड़े हुए हैं, कितने का शेयर है? मार्केट में जाके उसका रेट लगवाया, उसका रेट लग गया 160 रुपए। आपने कहा बेच दे। आपने ये शेयर 160 का बेच दिया। जब मालिक बने थे तो कितने का था, अब कितने का हो गया है? 160 का। ये जो 20 रुपए का, ये जो 20 रुपए का गेन आया है, ये जो 20 रुपए की वैल्यू बढ़ी है, इसमें एम्प्लॉयर का कसूर है या एम्प्लॉयर ने आपको ये फायदा दिया? नहीं, ये फायदा आपको शेयर की वजह से मिल रहा है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जब शेयर के मालिक बन गए, उसके बाद शेयर को होल्ड किया, शेयर को होल्ड करने पर जो शेयर की कीमत बढ़ी, वो फायदा आपके एम्प्लॉयर ने आपको नहीं दिया, बल्कि शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से मिला है। इसलिए वो फायदा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा, बल्कि टैक्सेबल अंडर द हेड
कैपिटल गेन होगा। समझ गए? ये थीम है इसकी। केस नंबर 6, सेल प्रोसीड आ गई। लेकिन इसकी शर्त ये आपने बेचा हो। आप लोगों ने जो लोग रिपीट कर रहे हो, आप लोग रिपीट कर रहे हैं या पहले पढ़ा हुआ रिवीजन कर रहे हैं, उनको तो पता है कि कैपिटल गेन तो तब आना है जब डिस्पोजल हो जाना है। तो इसकी खास बात यह है कि भाई ये सेल प्रोसीड होगी, उसमें से क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन भी लेस कर दी, एक्सरसाइज प्राइस भी लेस कर दी, और अमाउंट ऑलरेडी टैक्स अंडर द हेड सैलरी, या जितनी अमाउंट ऑलरेडी अंडर द हेड सैलरी टैक्स हो गई है वो भी लेस कर दी। ये बकिया जो बच गया ये टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, बेचा कितने का, 160 का, खरीदा कितने का, यार जब मालिक बने थे तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, 140, कितने का गेन आ गया, यही टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी, सॉरी टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन है। यानी जब मालिक बने थे उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू जितनी बढ़ गई है उसके बाद वो जितने का बेचा, जो गेन आएगा वो अंडर द हेड कैपिटल गेन होगा। केस नंबर 6 समझ आ गया, यस और नो? लो सर, 1 2 3 4 5 6, 5 केसेस, 6 केसेस हो गए। आखिरी बात यह है कि डिस्पोजल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड शेयर। आपने शेयर को बेचा, कब, रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान। सर ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर है और उसी के ही 2 मिनट बाद आप कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन पीरियड में बेच दिया। भाई मेरा एक दोस्त है, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कर लिया कि मैं तुम्हें ये, लेट से मैं तुम्हें 150 के हिसाब से ये वाला शेयर बेच रहा हूं, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उससे पैसे भी ले लिए। अब मुझे बताओ शेयर की कीमत बढ़ेगी तो फायदा मुझे होगा या उससे होगा? मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने बातचीत खत्म कर ली, अब जो फायदा होगा वो उसको होगा। तो भाई अगर रिस्ट्रिक्टेड शेयर को डिस्पोज कर दिया 150 के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन निकाली, एक्सरसाइज प्राइस निकाली, रिस्ट्रिक्शन पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ था, पहले ही बेच दिया, जितना बेनिफिट आएगा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान ही शेयर को बेच दिया, जितना बेनिफिट आएगा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। सर आप मालिक बनने तक, मैंने कहा मालिक बनने तक का जो फायदा है वो सारा अंडर दैट सैलरी आता है, और मालिक बन गए एक बार और उसके बाद शेयर्स को होल्ड करके जो पैसे कमाए वो, और शेयर को होल्ड किया और फिर बेचकर जो पैसे कमाए वो टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन आता है। और सर जी क्या ये पॉइंट समझ गए? सर जी ये टोटल 7 पॉइंट्स हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आपके साथ आएगा। मैंने बड़ी डिटेल से पूरा सैलरी आपको बता दिया। 4 मिनट की ब्रेक है, मुझे कल एक बच्चे ने कहा कि सर दरमियान में सांस ने निकली, थोड़ा सा टाइम दे दिया करें। 4 मिनट की ब्रेक है, 5 मिनट कर लें और इंशाल्लाह उसके बाद हम एक ही गो में, फिर वो तो छोटे छोटे 2 चैप्टर हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और अदर सोर्स, फिर वो करते हैं। 5 मिनट की ब्रेक है जी, पॉज कीजिए।